आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हेमरोइड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिनोनिम्स के लिए। दो सिनोनिम्स इस्तेमाल होता है, एक है पाइल्स और दूसरा है हेमरोइड। पाइल्स की अगर हम बात करें तो जो पाइल वर्ड है बेसिकली डिराइव्ड है लैटिन वर्ड से। किससे डिराइव्ड है? लैटिन वर्ड से डिराइव है। तो पाइल्स वर्ड है किससे डिराइव है? लैटिन वर्ड से डिराइव है और लैटिन वर्ड है पाइला। लिटिल मीनिंग की बात करें तो पाइल्स जो वर्ड जिससे पाइला से डिराइव्ड है इसका मतलब होता है बॉल। ठीक है, तो पाइल्स सिनोनिम्स के तौर पे इस्तेमाल होता है, हेमरोइड भी सिनोनिम्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। अगर हम पाइल्स की बात करें तो पाइल्स डिराइव्ड है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड वो पाइला है। पाइला अगर हम बात करें लिटिल मीनिंग की बात करें तो पाइला जो वर्ड है उसका लिटिल मीनिंग है बॉल या मास। क्योंकि इस डिजीज कंडीशंस के अंदर एक बॉल लाइक स्वेलिंग डेवलप होती है एनोरेक्टल एरियाज के अंदर, इसी वजह से इस कंडीशंस को हम बोलते हैं पाइल्स। क्लियर है? तो पाइल वर्ड किससे डिराइव्ड है? लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है। और लैटिन वर्ड कौन सा वर्ड है? पाइला। और पाइला का लिटरल मीनिंग क्या है? मास या बॉल। ठीक है। हेमरोइड जो वर्ड है ये डिराइव्ड है ग्रीक वर्ड से। हेमरोइड वर्ड किससे डिराइव्ड है? ग्रीक वर्ड से डिराइव है। और यहाँ दो वर्ड है जिससे हेमरोइड बना है। फर्स्ट वर्ड है हेमा, जिसका मतलब होता है ब्लड। फर्स्ट वर्ड क्या है? हेमा। सेकेंड वर्ड है राउस। राउस विच मीन्स फ्लोइंग या ब्लीडिंग। यानी हेमरोइड वो कंडीशन है जिसमें ब्लड फ्लो करता है। इस सिमिलर फाइंडिंग है हेमरोइड की कंडीशन में। अगर हम इसकी लिटिल मीनिंग की बात करें, यहाँ से जब ये वर्ड दिया गया होगा इसके पीछे कॉन्सेप्ट यही होगा। तो हेमरोइड की कंडीशन में चूंकि ब्लड फ्लो करता है, इसी वजह से इस कंडीशंस को डिफाइन करने के लिए टर्म दिया गया। तो हेमरोइड वर्ड किससे डिराइव है? ग्रीक वर्ड से डिराइव है। दो वर्ड से डिराइव है। फर्स्ट वर्ड है हेमा, सेकेंड वर्ड है रोज। हेमा मीन्स ब्लड एंड रोज मीन्स फ्लोइंग ऑफ ब्लड। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट हम जनरल इंट्रोडक्शंस की बात करें कि हेमरोइड की कंडीशन क्या है, ऑल्दो इसका डेफिनेशन अलग से आएगा। तो हेमरोइड वो कंडीशन है जिसमें एबनॉर्मल डाउनवर्ड स्लाइडिंग होगी किसकी? एनल कुशंस की। हेमरोइड वो कंडीशन है जिसमें एबनॉर्मल स्लाइडिंग होता है किसका? डाउनवर्ड स्लाइडिंग होगा एनल कुशन का। कुशन समझते हो? शॉक ऑब्जर्वर के तौर पे जो हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसको कुशन बोलते हैं। तो एनोरेक्टल एरियाज के अंदर फ्रिक्शन नहीं हो, वहाँ ट्रॉमा नहीं हो, कोई इंजरी नहीं हो, उससे बचाने के लिए कुदरत ने वहाँ पे एनल कुशन के फॉर्म में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रखा है या प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर रखा है जिसको बोलते हैं एनल कुशन। तो अगर ये एनल कुशन स्लाइड कर जाए, एबनॉर्मली स्लाइड कर जाए, इस कंडीशंस को बोलेंगे हेमरोइड। अल्दो ये जनरल इंट्रोडक्शन है, और भी इसकी क्लासिफिकेशंस है, इसके डेफिनेशंस हैं, इनके इसके पीछे जो अलग अलग डिफरेंट सर्जन्स के अंडरस्टैंडिंग है उनकी भी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन अगर हम बात करें हेमरोइड, तो हेमरोइड क्या है? बेसिकली एबनॉर्मल डाउनवर्ड स्लाइडिंग है एनल कुशन का। और ये डाउनवर्ड स्लाइडिंग क्यों होगा? स्ट्रेनिंग मैकेनिज्म के नतीजे में। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है, पेशेंट स्ट्रेन कर रहा है, या कोई और कंडीशन है जहाँ स्ट्रेनिंग करनी पड़ रही है, उसके नतीजे में जो एनल कुशन होगा अगर एबनॉर्मली डाउनवर्ड स्लाइड करेगा, ये कंडीशन किसकी होगी? हेमरोइड की। इसके पीछे एनल कुशन अगर हम बात करें कि एनल कुशन कैसे बनता है, तो थॉमसन ने 1975 में एक्सप्लेन किया था एनल कुशन फॉर्म होता है एग्रीगेशन से। एग्रीगेशन किसका होगा? ब्लड वेसल्स का। और ब्लड वेसल्स इसमें एट्रियोल भी है और वेन्यूल्स भी है। यानी एनल कनाल के अंदर जो वेन्यूल्स होंगे, एट्रियोल्स होंगे, उनका एग्रीगेशन, इसके साथ साथ जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है उनका एग्रीगेशन, और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, इन तीनों स्ट्रक्चर्स का एग्रीगेशन बेसिकली कहलाता है एनल कुशन। यानी एनल कुशन के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स पार्टिसिपेट करेगा। फर्स्ट है ब्लड वेसल जिसमें एट्रियोल्स भी हैं, वेन्यूल्स भी हैं। इसके अलावा एनल एरियाज की जो स्मूथ मसल्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। थर्ड स्ट्रक्चर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू मीन्स एनल कुशन इज बेसिकली एग्रीगेशन ऑफ 3 स्ट्रक्चर। द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज ब्लड वेसल्स, second structure is smooth muscles, and the third structure is elastic connective tissue present in the anal canal. Clear? नेक्स्ट हम बात करेंगे एनल कुशंस की पोजीशन क्या है। एनल कुशन की पोजीशन को जानना जरूरी है, इसका रिलेशन है हेमरोइड्स की डेवलपमेंट से। ठीक है, तो एनल कुशन की पोजीशंस की हम बात करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन है लेटरल, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। यानी एनल कनाल अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन हम मान ले, तो एनल कनाल का अगर क्रॉस सेक्शन व्यू हमने ले लिया, तो अगर हम बात करें कि एनल कनाल के अंदर एनल कुशन की पोजीशन क्या होगी, अगर हम बात करें कि एनल कुशन की पोजीशन की, तो अगर ये लेफ्ट पोजीशन है, ठीक है, ये राइट पोजीशन होगी, और राइट पोस्टीरियर लेटरल, ये राइट एस्पेक्ट है और ये लेफ्ट है।
तो अगर एनल क्वेश्चन की पोजीशन की हम बात करें तो फर्स्ट पोजीशन है लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ये लेफ्ट लेटरल पोजीशन हो गया। सेकंड पोजीशन है राइट पोस्टीरियर लेटरल, पोस्टीरियरली प्रेजेंट है और लेटरली प्रेजेंट है, ये पोजीशन हो गई उसकी, ठीक है। थर्ड पोजीशन है राइट एंटीरियर लेटरल, थर्ड पोजीशन क्या है, राइट एंटीरियर लेटरल। तो इन पोजीशन का रिलेशन ये है कि हेमरॉयड, चूंकि हेमरॉयड को हमने यहाँ डिफाइन किया, हेमरॉयड वो कंडीशन है जिसमें एनल कुशन स्लाइड करेगा, यानी ये वही पोजीशन है जहाँ पे हेमरॉयड डेवलप होता है, ठीक है। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, इनको 3, 7 और 11 ओ क्लॉक पोजीशन, जो हेमरॉयड की, जो प्राइमरी हेमरॉयड की कंडीशन है उसकी पोजीशन होती है। तो हेमरॉयड जो प्राइमरी तौर पे जो हेमरॉयड डेवलप होता है उस जगह पे डेवलप होता है जहाँ पे एनल कुशन प्रेजेंट है। आगे का जो कॉन्सेप्ट ये है कि जो हेमरॉयडल वेन होती हैं उनके रेडिकल्स होते हैं, जो रेडिकल्स डायलेट जिस पोजीशन पे होंगे वहाँ हेमरॉयड डेवलप होगा। तो अगर हेमरॉयडल वेन की हम बात करें, उनका जो रेडिकल्स होगा, उनकी जो ब्रांचिंग, उनके जो ब्रांचेज है वो 3 पोजीशंस पे अपन होते हैं, 3 ओ क्लॉक पोजीशन, 7 ओ क्लॉक पोजीशन एंड 11 ओ क्लॉक पोजीशन। तो हेमरॉयड बेसिकली डायलिटेशन है हेमरॉयडल वेन का, या हेमरॉयडल प्लेक्सस वेन के अंदर अगर डायलिटेशन होगा ये कंडीशंस कहलाएगी हेमरॉयड की। तो चूंकि हेमरॉयडल वेन का जो रेडिकल्स है या उसके जो ब्रांचिंग है, जो ब्रांचेज है वो 3 पोजीशंस पे ओपन होते हैं, 3 पोजीशन पे इनकी जो प्लेस है, इनकी प्लेसमेंट है 3 पोजीशंस पे है, इसी वजह से हेमरॉयड इन्हीं 3 पोजीशन पर डेवलप होता है। तो फॉर द टाइम बिंग ये समझे एनल कुशन कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे है, राइट पोस्टीरियर लेटरल पोजीशन पे है और राइट एंटीरियर लेटरल पोजीशन पे। तो ये लेफ्ट लेटरल पोजीशन हो गया और ये पोजीशन राइट पोस्टीरियर लेटरल हो गया, या राइट पोस्टीरियर लेटरल, और ये पोजीशन क्या हो गई, राइट एंटीरियर लेटरल, राइट एंटीरियर लेटरल। तो ये पोजीशन है हेमरॉयड की, ये पोजीशन है एनल कुशन की, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट है हेमरॉयड के पीछे जो एक्सप्लेन किया था ग्राहम स्टेवार्ट से 1963 के अंदर। जो सेकंड कॉन्सेप्ट है हेमरॉयड का वो किसने दिया था, ग्राहम स्टेवार्ट ने दिया था। उन्होंने कहा था कि हेमरॉयड बेसिकली या पाइल्स जो होगा वो 2 तरह का हो सकता है। पाइल्स 2 तरह के इसकी क्लासिफिकेशन हो सकती है। पाइल्स को हम 2 तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है म्यूकोजल टाइप और सेकंड टाइप है वस्कुलर टाइप। म्यूकोजल जो हम कह रहे हैं इसका मतलब है ये वो कंडीशन है जिसमें म्यूकोजा स्लाइड करेगा। वस्कुलर टाइप जहाँ पे जो हेमरॉयडल वेन होंगी वो डायलेट होंगी। तो ग्राहम स्टेवार्ट के अकॉर्डिंग हेमरॉयड से 2 टाइप हो सकते हैं, वस्कुलर टाइप एंड म्यूकोजल टाइप। अब वस्कुलर टाइप किन में डेवलप होगा, वस्कुलर टाइप यानी जिसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स का डायलेटेशन होगा, वस्कुलर टाइप यंग लोगों के अंदर प्रेजेंट होगा या डेवलप होगा। म्यूकोजल टाइप ओल्ड इंडिविजुअल्स के अंदर डेवलप होगा। इसके पीछे भी मैकेनिज्म है। अगर हम वस्कुलर टाइप की बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे इंटेस्टीन हो या एनोरेक्टल एरियाज हैं, रेक्टम है या एनल कनाल है, उनका जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होगा उसी के थ्रू ब्लड वेसल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू है, उन्हीं मस्कुलर स्ट्रक्चर्स के बीच से है। यानी जो आर्टरी होगी, जो वेन होगी, कहाँ से जाएगी, एनल कनाल का जो मस्कुलर लेयर है वहाँ से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर सपोज करिए कोई हाई मस्कुलर एक्टिविटी कर रहा है, यंग इंडिविजुअल है जिसमें मसल मास ज़्यादा होगा, तो मस्कुलर एक्टिविटी करेगा। मस्कुलर एक्टिविटी करते वक्त हम स्ट्रेन करते हैं, मस्कुलर एक्टिविटी वक्त हम स्ट्रेन करेंगे, स्ट्रेन करने की वजह से मसल की एक्टिविटी होती है। स्ट्रेन के अंदर मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो एनोरेक्टल एरियाज के जो मसल्स होंगे वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अगर सपोज करिए मसल है, मसल्स के बीच से क्या जा रहा है, ब्लड वेसल जा रहा है, तो इस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इस ब्लड वेसल्स पे क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ने की वजह से जो भी ब्लड इसके अंदर प्रेजेंट है वो स्क्वीज होगा। तो कहाँ स्क्वीज होगा, लोअर पार्ट के अंदर। ब्लड, अगर एनल कनाल की बात करें तो एनल कनाल के अंदर जो ब्लड कॉलम होता है परपेंडिकुलरली रन करता है, यानी परपेंडिकुलरली वहां रन करेगा। तो सपोज करिए एनल कनाल अगर स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें इसकी, तो एनल कनाल अगर हम इस तरह से, अगर एनल कनाल का वॉल इस तरह से है और इसमें ब्लड वेसल्स, अगर हम बात करें कि ब्लड वेसल्स यहाँ इसके वॉल के अंदर रन कर रहा है, अगर स्ट्रेनिंग होगी, स्ट्रेनिंग होने के नतीजे में जो एनल कनाल के वॉल के अंदर जो मसल है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के वजह से स्क्वीजिंग इफेक्ट होगा। स्क्वीजिंग इफेक्ट कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से एक प्रेशर एक्सर्ट होगा बाहर की तरफ से, जिसके वजह से ब्लड कॉलम के अंदर जो ब्लड होगा वो फाइनली स्क्वीज होके कहाँ चला जाएगा, स्क्वीज होके कहाँ जाएगा, लोअर पार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वहां जाएगा। ये ब्लड कहाँ जाएगा,
लोअर पार्ट में, एनल कनाल के लोअर पार्ट के अंदर जो ब्लड के रेडिकल्स हैं, ब्लड वेसल्स के रेडिकल्स हैं, वेन के रेडिकल्स हैं, उनके अंदर जाएगा। तो स्क्वीजिंग इफेक्ट की वजह से जो ब्लड ऊपर था अब इस कहाँ आ गया, नीचे आ गया। नीचे आएगा तो फाइनली एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ब्लड वहाँ प्रेजेंट होगा। उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द ब्लड की वजह से प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगने की वजह से अल्टीमेटली वहाँ की वेसल्स क्या होंगी, डायलेट हो जाएंगी। तो जो वस्कुलर टाइप ऑफ द हेमरोइड एडल्ट के अंदर क्यों डेवलप होता है कि एडल्ट के अंदर मसल मास ज़्यादा होगा, एडल्ट स्ट्रेनिंग एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे, मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे, तो वहाँ मस्कुलर एक्टिविटी के वजह से जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट होगा वो स्क्वीज होकर लोअर पार्ट के अंदर आएगा। लोअर पार्ट के अंदर जो हेमोरॉइडल वेन होगी उसके रेडिकल्स के अंदर वो ब्लड अकुमुलेट होगा और फाइनली एक प्रेशर एक्सर्ट होगा। और ये ग्रेजुअली ये प्रेशर अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस के तौर पे प्रेजेंट है तो फाइनली जो रेडिकल्स वहाँ प्रेजेंट है हेमोरॉइडल वेन के वो डायलेट हो जाएंगे, और डायलेट होंगे तो अल्टीमेट जो रिजल्ट होगा वो हेमोरॉइड का होगा। क्लियर है? तो एडल्ट के अंदर वस्कुलर टाइप इसलिए डेवलप होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे म्यूकोजल टाइप एल्डरली पीपल्स के अंदर क्यों डेवलप होता है। तो एल्डरली पीपल्स के अंदर डिजेनरेटिव प्रोसेस शुरू हो जाता है। डिजेनरेटिव प्रोसेस शुरू होने के वजह से जो कनेक्टिव टिश्यू होगा या जो सपोर्ट होगा, मसल सपोर्ट होगा, वो वीक हो जाता है। मसल सपोर्ट वीक होने की वजह से जो अगर म्यूकोजा की बात करें, म्यूकोजा किससे एडहेयर है, म्यूकोजा एडहेयर है अंडरलाइंग सब म्यूकोजा से, और एडहेयर करने वाला स्ट्रक्चर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो अगर ओल्डर एज के अंदर डिजेनरेटिव प्रोसेस की वजह से कनेक्टिव टिश्यू डिप्लीशन होगा तो फाइनली म्यूकोजा क्या होगी, फ्री होगी, और फ्री होने की वजह से म्यूकोजा स्लाइड करेगी एनल कनाल की ओपनिंग से, और ऐसी कंडीशन में हेमरोइड डेवलप होगा। और हेमरोइड कौन सा होगा, म्यूकोजल टाइप होगा, यानी यहाँ म्यूकोजल कंपोनेंट ज़्यादा होगा। अगर म्यूकोजल टाइप ऑफ द हेमरोइड की बात कर रहे हैं तो यहाँ म्यूकोजल कंपोनेंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वस्कुलर कंपोनेंट। एडल्ट टाइप ऑफ द हेमरोइड, एडल्ट के अंदर जो हेमरोइड डेवलप होता है वहाँ वस्कुलर कंपोनेंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू म्यूकोजल कंपोनेंट। क्लियर है? तो ग्राहम स्टुअर्ट ने हेमरोइड की क्लासिफिकेशन करी है, उसके अकॉर्डिंग हेमरोइड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वस्कुलर टाइप एंड म्यूकोजल टाइप। वस्कुलर टाइप यंग लोगों में डेवलप होगा, म्यूकोजल टाइप एल्डरली पीपल्स के अंदर डेवलप होगा। अभी प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हेमरोइड डेवलप होता है वीकनिंग ऑफ पार्क लिगामेंट। पार्क लिगामेंट बेसिकली वो लिगामेंट है जो एडहेयर करता है म्यूकोजा को, किसके साथ, सब म्यूकोजा के साथ। तो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हेमरोइड डेवलप होता है पार्क लिगामेंट की वीकनेस की वजह से, और पार्क लिगामेंट के अंदर वीकनेस किसके वजह से हो सकता है, स्ट्रेनिंग के वजह से हो सकता है या डिजेनरेटिव प्रोसेस की वजह से हो सकता है। तो जो भी एक्साइटिंग कॉज है उसके वजह से अगर स्ट्रेनिंग हो रही है तो उसके नतीजे में अगर पार्क लिगामेंट इलोंगेटेड हो गया, स्ट्रेच हो गया, तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, जो म्यूकोजा होगी स्लाइड करेगी, इसके साथ साथ जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट होंगी और उसके नतीजे में हेमरोइड डेवलप होगा। क्लियर? आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट हम अब ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था, हेमरोइड का जनरल इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेफिनेशंस की कि हेमरोइड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हेमरोइड को डिफाइन करने के लिए कंडीशंस ये हैं कि ये डायलेटेड वेन है। हेमरोइड इज बेसिकली डायलेटेड वेन, और डायलेटेड वेन कौन सी वेन डायलेट होती है, इसमें खास तौर से हेमरोइडल प्लेक्सस जो वेन होगी वो डायलेट होगी। ठीक है, क्लियर है? तो हेमरोइड्स आर डायलेटेड वेन्स विद इन द एनल कनाल, और विद इन एनल कनाल की अगर हम बात करें, एनल कनाल के अंदर कौन सी वेन प्रेजेंट है, हेमरोइडल प्लेक्सस ऑफ द वेन। हेमरोइडल प्लेक्सस जब कह रहे हैं इसका मतलब है कई वेन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अगर मल्टीपल वेन प्रेजेंट है इस वजह से हम प्लेक्सस बोल रहे हैं। तो हेमरोइडल प्लेक्सस ऑफ द वेन के अंदर जो वेन प्रेजेंट होगी अगर वो डायलेट हो रही है तो ये कंडीशंस कहलाएंगे हेमरोइड। हेमरोइड इज बेसिकली वेरिकोसिटी ऑफ हेमरोइडल प्लेक्सस ऑफ द वेन। वेरिकोसिटी जैसे हमने एक्सटर्नल वेरिकोसिटी डिस्कस किया, वैसे ही हेमरोइड क्या है, ये भी वेरिकोसिटी है, और ये वेरिकोसिटी किस वेन के अंदर हो रही है, हेमरोइडल प्लेक्सस ऑफ द वेन के अंदर। वेरिकोसिटी जैसे इसोफेजियल वेरिसेस डेवलप होता है, वो भी वेरिकोसिटी कंडीशन है। ऐसे ही एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर जो वेरिकोसिटी डेवलप होती है वो भी डायलेटेशन और टॉर्चुअस वेन वहाँ डेवलप होता है। यहाँ भी हेमरोइडल प्लेक्सस ऑफ द वेन के अंदर जब हमने कहा कि ये वेरिकोसिटी की कंडीशन है, यहाँ भी जो वेन होगी डायलेटेड होगी, यहाँ भी वेन जो होगी इलोंगेटेड होगी, और यहाँ भी वेन टॉर्चुअस होगी। इसी वजह से वहाँ एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाता है जिसको हम हेमरोइड कहते हैं। क्लियर है? तो वेरिकोसिटी बेसिकली, हेमरोइड इज बेसिकली वेरिकोसिटी इन द हेमरोइडल प्लेक्सस ऑफ द वेन। क्लियर? अब इसमें रेडिकल्स कौन कौन से होंगे, तो जो हेमरोइडल प्लेक्सस ऑफ द वेन होगी उसके रेडिकल्स होते हैं, रेडिकल्स कहते हैं ब्रांचेस। तो इनके सुपीरियर रेडिकल है, मिडल रेडिकल है और इंफीरियर रेडिकल्स हैं। इटियोलॉजी की बात करेंगे, हेमरोइड क्यों डेवलप होता है,
तो हेमरॉयड के इटियोलॉजी को समझने के लिए हम इसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं 4 पार्ट के अंदर। हेरिडिटरी कॉज के अंदर, यानी हेमरॉयड हेरिडिटरी कॉज की वजह से डेवलप हो सकता है। सेकंड कॉज है मॉर्फोलॉजिकल कॉज के वजह से। थर्ड कॉज है एनाटॉमिकल कॉज के वजह से, और कुछ अदर कॉज है। तो यानी हेमरॉयड के कॉजेज को हम डिवाइड कर सकते हैं इन 4 सब ग्रुप्स के अंदर। फर्स्ट है हेरिडिटरी कॉज, सेकंड है मॉर्फोलॉजिकल कॉज, थर्ड है एनाटॉमिकल कॉज एंड फोर्थ है अदर कॉजेज। तो सबसे पहले हेरिडिटरी कॉज की हम बात करें तो हेरिडिटरी कॉज की बात करें 30% इंडिविजुअल के अंदर देखा जाता है कि जो हेमरॉयड से सफ़र करता है उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर हेमरॉयड की इंसिडेंस देखी जाती है। तो ये आप एस्टेब्लिश फैक्ट है कि हेमरॉयड हेरिडिटरी डिजीज़ है। हेरिडिटरी डिजीज़ क्यों है कि हर इंसान का जो ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ऑर्गन का ओरिएंटेशन होगा, वो डिपेंड करेगा उस इंडिविजुअल के अंदर जीन का पैटर्न क्या है। तो सिमिलर इंडिविजुअल्स के अंदर, सिमिलर फैमिली मेंबर्स के अंदर सिमिलर जीन पैटर्न होता है। इसी वजह से एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशंस ऐसे इंडिविजुअल का सिमिलर होगा। तो अगर एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का है जो प्रीडिस्पोज कर रहा है हेमरॉयड के लिए, तो ऐसे इंडिविजुअल में हेमरॉयड की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो जेनेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए देखा जाता है कि सेम जीन पैटर्न होने की वजह से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स का ओरिएंटेशन सिमिलर होता है जो प्रीडिस्पोज करेगा हेमरॉयड के लिए। तो 30% केसेस के अंदर हेमरॉयड के अंदर इसमें फैमिलियर हिस्ट्री मिलती है। मॉर्फोलॉजिकल्स की हम बात करें तो हेमरॉयडल वेन के अंदर वाल प्रेजेंट नहीं है। हेमरॉयडल वेन के अंदर वेन की खासियत यह है कि वेन के अंदर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन करने के लिए वहाँ वाल प्रेजेंट होता है। पर हेमरॉयडल वेन एक्सेप्शन है जिसके अंदर वाल प्रेजेंट नहीं है। वाल प्रेजेंट नहीं है तो एनल कॉलम के अंदर जो ब्लड वेसल्स होगा उसका प्रेशर कहाँ जाएगा, लोअर पार्ट के अंदर जाएगा। और लोअर पार्ट के अंदर खास तौर से लूज सबम्यूकोजल प्लेन के अंदर जो वेन्स का पोर्शन होगा, जो वेन्स का रेडिकल प्रेजेंट होगा, वो फाइनली क्या होगा, वो डायलेट होगा। इस बात करें तो मसल लेयर के अंदर से जो भी ब्लड वेसल जाता है, जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया था कि मसल से ब्लड वेसल्स खास तो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनका डीपर पोर्शन के अंदर जो ब्लड वेसल जाएगा मस्कुलर स्ट्रक्चर से जाता है। और मसल्स के अंदर लिम्फेटिक चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, मसल्स के अंदर आर्टेरियल सर्कुलेशन भी है और मसल्स के अंदर वेन्स भी प्रेजेंट है। तो अगर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से स्क्वीजिंग इफेक्ट होगा, वो ब्लड कॉलम ब्लड कॉलम के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट होगा लोअर पार्ट के अंदर आके स्टेगनेंट होगा, वहाँ जमा होगा और फाइनली इसके इफेक्ट की वजह से वो वेन क्या होंगी, डायलेट हो जाएंगी। तो यहाँ एक मैकेनिज्म ये है कि वाल प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से ब्लड कॉलम नीचे आके इकट्ठा होता है। और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूअस रहेगा, स्ट्रेनिंग की एक्टिविटी है, पेशेंट कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में है, तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रेनिंग भी हो रही है और रेडिएटिक इफेक्ट किसका है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो हेमरॉयडल ब्लड वेसल्स है उसके अंदर वाल प्रेजेंट नहीं है। तो दोनों का एडिशनल इफेक्ट होने की वजह से फाइनली ब्लड वेसल्स क्या होंगी, डायलेट हो जाएगी एंड हेमरॉयड डेवलप हो जाएगा। सुपीरियर रेक्टल वेन के अंदर वाल प्रेजेंट नहीं है और ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है किसके साथ सर, पोर्टल वेन के साथ। तो पोर्टल वेन की कंडीशन में अगर पोर्टल वेनस प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो रिफ्लेक्ट होगा किसके अंदर, सुपीरियर रेडिकल वेन, जो सुपीरियर रेक्टल वेन है उसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा। चूंकि सुपीरियर रेक्टल वेन के अंदर 3 रेडिकल्स हैं, अगर सुपीरियर रेक्टल वेन के अंदर पोर्टल वेनस प्रेशर्स के नतीजे में प्रेशर अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो फाइनली जो सुपीरियर रेक्टल वेन के जो रेडिकल्स होंगे वो डायलेट हो जाएंगे। तो अगर पोर्टल वेनस प्रेशर्स के नतीजे में अगर हेमरॉयड डेवलप हो रहा है, उस तरह के हेमरॉयड को सेकेंडरी हेमरॉयड बोलते हैं। आगे इसका डिस्कशन आएगा, ठीक है। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो हेमरॉयड जो डेवलप हुआ है ये इरेक्ट पोस्चर एक्वायर्ड करने के वजह से, ये कंसिक्वेंस है। हेमरॉयड इंसानों के अंदर ही डेवलप होता है, क्वाड्रीपेड्स के अंदर नहीं होता। क्वाड्रीपेड्स जो चौपाए हैं उनके अंदर डेवलप नहीं होता। उसके पीछे रीज़न ये है कि हेमरॉयड्स इंसानों के अंदर इस वजह से डेवलप होता है, जैसे ही इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ इंसानों के अंदर, इंसान ने इरेक्ट पोस्चर एक्वायर किया। पॉसिबल है कि पहले इंसान चौपाए की तरह चला करते थे, तो जैसे जैसे जो IQ लेवल इंसानों का बढ़ा, जैसे जैसे जो इंटेलिजेंसी इंसानों के अंदर आई, तो उन इंसानों ने इवोल्यूशंस के प्रोसेस के थ्रू उन्होंने एक्वायर्ड किया, इरेक्ट पोस्चर्स एक्वायर किया। तो बेसिकली हेमरॉयड इस इरेक्ट पोस्चर्स के एक्वायर करने का कंसिक्वेंस है। इन इंसानों ने जैसे इरेक्ट पोस्चर एक्वायर किया, उस कंसिक्वेंस के नतीजे में हेमरॉयड डेवलप होता है इंसान के अंदर। उसके पीछे रीज़न यही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि इंसान ने जैसे इरेक्ट पोस्चर एक्वायर किया, क्योंकि सुपीरियर रेक्टल वेन जो है उसके अंदर वाल प्रेजेंट नहीं है, जो हेमरॉयडल वेन है उसके अंदर वाल प्रेजेंट नहीं है, इंसानों ने इरेक्ट पोस्चर एक्वायर कर लिया। तो अब ब्लड कॉलम का प्रेशर टोटली ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से कहाँ पड़ेगा,
उस ब्लड कॉलम पे पड़ेगा और ब्लड कॉलम यानी ब्लड वेसल्स के अंदर ग्रेविटी के पुल के वजह से वो ब्लड पेरिफेरी के अंदर या लोअर पार्ट के अंदर या डिपेंडेंट पार्ट के अंदर आके इकट्ठा होगा। तो डिपेंडेंट पार्ट चूंकि लोअर पार्ट एनल कनाल का है, यानी ब्लड का स्टेग्नेशन कहाँ होगा, लोअर पार्ट के अंदर होगा और अल्टीमेटली हेमोरॉइड डेवलप होगा। एक तो ये मैकेनिज्म है। दूसरा ये है कि एनस का जो 10 सेंटीमीटर का ऊपर का पोर्शन होता है, एनस से एनल ओपनिंग है उसके 10 सेंटीमीटर ऊपर का पोर्शन होगा, वहाँ रेक्टल मस्कुलरिस की हम बात करें, यहाँ मस्कुलेचर यहीं से वेन या आर्टरी वहाँ से एंटर करती है। तो यहाँ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फाइनली वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में जो वहाँ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है उनके अंदर स्क्वीजिंग इफेक्ट होगा। स्क्वीजिंग इफेक्ट होने के वजह से वो प्रेशर रिफ्लेक्ट होगा लोअर पार्ट के अंदर और उसके नतीजे में जो वेन प्रेजेंट होंगी वो डायलेट हो जाएंगे। डायलेट क्यों होती है कि लोअर पार्ट के अंदर जो सुपीरियर रेक्टल वेन के ट्रिब्यूटरीज हैं या उनकी ब्रांचिंग है उसके अंदर सपोर्ट वीक है। सपोर्ट अगर स्ट्रांग होता तो वहाँ डायलेटेशन नहीं होता। लोअर पार्ट के अंदर जो सुपीरियर रेक्टल वेन के ट्रिब्यूटरीज हैं उसके अंदर सपोर्ट वीक है। सपोर्ट वीक होने की वजह से फाइनली वो डायलेट हो जाती है। अदर कॉजेज की बात करें तो हेमोरॉइड डेवलप हो सकता है स्ट्रेनिंग की वजह से, डायरिया की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से डेवलप हो सकता है, हार्ड स्टूल पास हो रहा है या लो फाइबर डाइट है या ओवर परगशन है उसके वजह से हेमोरॉइड रिजल्ट कर सकता है। कार्सिनोमा रेक्टम की कंडीशन में यहाँ सेकेंडरी हेमोरॉइड डेवलप हो सकता है। पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन में यहाँ भी अल्दो रेयर कंडीशन है पर हेमोरॉइड डेवलप हो सकता है। तो अगर पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन में हेमोरॉइड डेवलप हो रहा है तो वहाँ प्रिकॉशन रखना होता है। ऐसी कंडीशन में अब अगर आपने हेमोरॉइडेक्टोमी कर दी, सर्जिकल इंटरवेंशन दिया तो हैवी ब्लीडिंग होगी जिसको रोकना मुश्किल होगा। तो हमें सबसे पहले जब ट्रीटमेंट हम प्लान करते हैं वहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी हेमोरॉइड को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि प्राइमरी हेमोरॉइड अगर किसी डिजीज़ के बगैर अगर हेमोरॉइड डेवलप हो रहा है उसको प्राइमरी हेमोरॉइड बोलेंगे। जो डिजीज़ की वजह से डेवलप होगा, किसी डिजीज़ के कंसिक्वेंसेस की वजह से डेवलप होगा या किसी डिजीज़ के नतीजे में डेवलप होगा, इस तरह के हेमोरॉइड को बोलेंगे सेकेंडरी हेमोरॉइड। तो पोर्टल हाइपरटेंशन के नतीजे में डेवलप हो रहा है अगर हेमोरॉइड, इसको बोलेंगे सेकेंडरी हेमोरॉइड। रेक्टल कार्सिनोमा या अदर पार्ट ऑफ दी कार्सिनोमा की कंडीशन में हेमोरॉइड डेवलप हो रहा है, इस तरह के हेमोरॉइड को बोलेंगे सेकेंडरी हेमोरॉइड। तो सेकेंडरी हेमोरॉइड में ऑपरेटिव इंटरवेंशन हम जनरली नहीं देते, सेकेंडरी कॉज को हम ट्रीट करेंगे, कॉज को ट्रीट करेंगे। प्राइमरी हेमोरॉइड्स में हमारा सर्जिकल इंटरवेंशन हो सकता है। प्रेगनेंसी भी कॉज है हेमोरॉइड के अंदर, अक्सर देखा जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेमोरॉइड डेवलप होता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि प्रोजेस्टेरॉन जो मेंटेनिंग हार्मोन कहते हैं, जो प्रेगनेंसी के अंदर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पार्चुरेशन के टाइम से पहले जो हार्मोन होता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बढ़ा रहता है। उसके पीछे रीज़न मैकेनिज्म यही है कि प्रोजेस्टेरॉन खास तौर से यूट्राइन कैविटी के अंदर, यूट्राइन मसल्स के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन हमेशा रहता है। वो कॉन्ट्रैक्शन जब इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होता है तो वो रिजल्ट करता है एक्सपल्जन ऑफ द कंसेप्शन। एक्सपल्जन होगा किसका, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो होगा वो एक्सपल्स आउट हो जाएगा, यानी ओवर्शन रिजल्ट करेगा। तो कुदरत ने वहाँ एक निज़ाम रखा है, उस निज़ाम ये है कि प्रोजेस्टेरॉन जैसे प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ा रहता है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़े होने की वजह से, प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली रिलैक्सिंग हार्मोन है, इसको मेंटेनेंस हार्मोन इससे बोला जाता है कि यूट्राइन कैविटी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है उसको सप्रेस करता है। तो अल्दो ये यूट्राइन कैविटी पे इसका इफेक्ट सप्रेशन का होता है, वो बेनिफिशियल इफेक्ट है, पर बाकी मसल पे इसका इफेक्ट ये होता है कि मसल्स को रिलैक्स करेगा तो जो ब्लड वेसल्स होंगी उनका सपोर्ट वीक होगा, सपोर्ट वीक होगा तो फाइनली ब्लड वेसल डायलेट होंगी। यानी पोस्ट प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के दौरान हेमोरॉइड डेवलप होने के पीछे रीज़न यही है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो रिलैक्सिंग हार्मोन है मसल्स को रिलैक्स कर देगा। ऐसी कंडीशन में जो सपोर्ट होगा, सपोर्ट वीक होगा तो फाइनली डायलेटेशन डेवलप होंगी ब्लड वेसल्स की। तो अगर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर डेवलप हो रही है डायलेटेशन तो वो वेरिकोसिटी की कंडीशन होगी। हेमोरॉइडल एरिया के अंदर डेवलप हो रही है, हेमोरॉइडल प्लेक्सस वेन के अंदर डेवलप होगी तो हेमोरॉइड डेवलप होगा। ठीक है, तो हेमोरॉइड क्यों डेवलप होता है उसके पीछे फर्स्ट मैकेनिज्म यही है कि प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो बढ़ा रहता है और इसके नतीजे में जो मसल्स प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स के वॉल के अंदर वो रिलैक्स हो जाएंगे, तो सपोर्ट वीक होगा। सेकंड ये है कि इनलार्ज यूट्रस की वजह से एक प्रेशर, इनलार्ज यूट्रस जो ग्रोइंग फीटस है जो यूट्रस के अंदर ग्रो कर रहा है उसके इनलार्ज यूट्रस की वजह से एक प्रेशर एक्सर्ट होता है इन्फीरियर वेना केवा पे, और इन्फीरियर वेना केवा फाइनली उसके अंदर जो प्रेशर जो रिटर्निंग ब्लड होगा अगर वो बाहर से प्रेशर लगने की वजह से वो रिटर्न कंटिन्यू नहीं होता तो फाइनली वो रिफ्लेक्ट होगा जो ड्रेनिंग वेन है। ड्रेनिंग वेन में क्या हेमोरॉइड भी है और लोअर पार्ट की जो वेन है उसके अंदर। इसी वजह से इसको ओवरकम करने के लिए प्रेगनेंसी के अंदर इंस्ट्रक्शन होता है ANC केयर के अंदर कि आप मिनिमम 2 आवर आप लेफ्ट एटल पोजीशन में लेटें।
ये मकसद हमारा यही होता है कि यहाँ जो यूट्रस की वजह से प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसको डाइवर्ट कर दे ताकि सर्कुलेशन प्रॉपर एस्टेब्लिश हो जाए, वेनस ड्रेनेज इन्हांस हो जाए। ठीक है, तो लार्ज यूट्रस की वजह से पेल्विक एरियाज के अंदर प्रेशर पड़ेगा, खासतौर से किस पे प्रेशर पड़ेगा, इन्फीरियर वेना केवा पे, इन्फीरियर वेना केवा पे प्रेशर पड़ेगा। तो जो ड्रेनिंग ब्लड होगा वो इफेक्ट होगा, ड्रेनिंग ब्लड अगर इफेक्ट होगा तो वो रिफ्लेक्ट होगा लोअर पार्ट के अंदर, ड्रेनिंग वेन के अंदर, और उसमें लोअर पार्ट की वेन एक्सट्रीमिटीज़ की वेन हो सकती है, हेमोरॉइडल एरिया की वेन हो सकती है, उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा। उस प्रेशर को या लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड को अकोमोडेट करने के लिए फाइनली ब्लड वेसल्स की होंगी डायलेट हो जाएंगी, इलोंगेटेड हो जाएंगी, टॉर्चुअस हो जाएंगी। ये कंडीशन होगी। अगर हेमोरॉइडल एरिया के अंदर होगा तो हेमोरॉइड की, अगर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर होगा तो वेरिकोज वेन की। कॉन्स्टिपेशन कॉमन है फीमेल के अंदर इन प्रेगनेंसी, तो ये भी प्रीडिस्पोज करेगा किसके लिए, स्ट्रेनिंग के लिए। और स्ट्रेनिंग होगा तो म्यूकोजा एनल म्यूकोजा होगा, स्लाइड होगा और अल्टीमेटली हेमोरॉइड डेवलप हो जाएगा। पोजीशन ऑफ द हेमोरॉइड्स की बात करेंगे तो पोजीशन ऑफ द हेमोरॉइड्स को जानने से पहले ज़रूरी है कि टाइप्स ऑफ द हेमोरॉइड्स क्या हैं। तो हेमोरॉइड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी हेमोरॉइड्स और सेकेंडरी हेमोरॉइड्स। प्राइमरी हेमोरॉइड्स उनको बोलते हैं जो किसी अदर एक्सप्लेन कॉज की वजह से हेमोरॉइड डेवलप हो रहा है, किसी डिजीज़ के नतीजे में अगर हेमोरॉइड डेवलप होगा उस तरह के हेमोरॉइड को बोलेंगे सेकेंडरी हेमोरॉइड। अब प्राइमरी हेमोरॉइड्स और सेकेंडरी हेमोरॉइड्स को कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी हेमोरॉइड को डिफरेंशिएट करने का एक आसान तरीका है उसकी पोजीशन। तो पोजीशन बेसिकली जो प्राइमरी हेमोरॉइड्स की 3 पोजीशन है वो है 3 o'clock पोजीशन जिसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन कह रहे हैं, 7 o'clock पोजीशन जिसको राइट पोस्टीरियर लेटरल पोजीशन बोलेंगे, और थर्ड पोजीशन है राइट एंटीरियर लेटरल। अब ये 3 पोजीशन क्यों है, एक तो हमने एक्सप्लेन किया था एनल क्वेश्चन के फॉर्म में। सेकंड एक्सप्लेनेशन ये है कि सुपीरियर रेक्टल वेन होंगी, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो 3 पार्ट पे डिवाइड होती हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे, राइट पोस्टीरियर लेटरल पोजीशन पे और राइट एंटीरियर लेटरल पे। चूंकि जो सुपीरियर रेक्टल वेन है उसके ट्रिब्यूटरीज यहाँ ओपन होती हैं, तो अगर किसी कॉज के वजह से सुपीरियर रेक्टल वेन के अंदर प्रेशर होगा या इन्गॉजमेंट होगा वो रिफ्लेक्ट होगा इसके रेडिकल्स के अंदर। तो ये रेडिकल चूंकि इस 3 साइड्स पे ओपन होती हैं इसी वजह से यहाँ हेमोरॉइड डेवलप होता है। तो प्राइमरी हेमोरॉइड्स की पोजीशन 3 पोजीशन है, 3 o'clock पोजीशन, 7 o'clock पोजीशन एंड 11 o'clock पोजीशन। अगर एनल कुशन के पोजीशंस के करस्पॉन्ड करें तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन, राइट पोस्टीरियर लेटरल पोजीशन और राइट एंटीरियर लेटरल पोजीशन। क्लियर? अब एक और क्लासिफिकेशन है हेमोरॉइड्स का, वो है इंटरनल हेमोरॉइड्स और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। इंटरनल हेमोरॉइड्स और एक्सटर्नल हेमोरॉइड बेसिकली ये इसकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग यानी एनाटॉमिकल पोजीशंस के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन है। अगर इंटरनल हेमोरॉइडल बल्ज डेवलप हो रहा है अबव द डेंटेट लाइन, यहाँ जो लाइन है इसको बोलते हैं डेंटेट लाइन, ये यहाँ पे एक लाइन है जिसको बोलते हैं डेंटेट लाइन। ठीक है, अगर हेमोरॉइडल बल्ज डेंटेट लाइन से अबव डेवलप होगा इस तरह के हेमोरॉइड को बोलेंगे इंटरनल हेमोरॉइड। अगर हेमोरॉइडल बल्ज बिलो द डेंटेट लाइन डेवलप होगा इस तरह के हेमोरॉइड को बोलेंगे एक्सटर्नल हेमोरॉइड। तो इंटरनल और एक्सटर्नल को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल पोजीशन। अगर हेमोरॉइड अबव द डेंटेट लाइन डेवलप होगा इस तरह के हेमोरॉइड को बोलेंगे इंटरनल हेमोरॉइड। अगर हेमोरॉइड बिलो द डेंटेट लाइन डेवलप हो रहा है, हेमोरॉइडल बल्ज डेवलप होगा तो इसको बोलेंगे इंटरनल हेमोरॉइड्स, सॉरी एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। तो अबव द डेंटेट लाइन इंटरनल हेमोरॉइड्स और बिलो द डेंटेट लाइन इसको एक्सटर्नल हेमोरॉइड बोलेंगे। पार्ट्स ऑफ द हेमोरॉइड्स की बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल की हम बात करें तो दोनों को अगर हम क्लिनिकली देखें तो उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, उनको पार्ट्स को एग्जामिन करके या पार्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो इंटरनल हेमोरॉइड होगा प्लम कलर का होगा, प्लम समझते हैं ना, रेडिश कलर का जो होगा प्लम। तो इंटरनल हेमोरॉइड, इंटरनल जो हेमोरॉइड का पोर्शन होगा अगर हम बात करें तो इंटरनल हेमोरॉइड प्लम कलर का होगा। जो एक्सटर्नल कंपोनेंट होगा चूंकि स्किन से कवर होता है तो ब्लैकिश होगा। तो इंटरनल हेमोरॉइड टोटली ये म्यूकोजा से कवर्ड होता है, प्लम कलर का होगा। एक्सटर्नल हेमोरॉइड एक्सटर्नल कंपोनेंट होगा बेसिकली वो ब्लैकिश होगा। यानी अगर एक्सटर्नल हेमोरॉइड प्योरली एक्सटर्नल हेमोरॉइड की बात करें तो वो स्किन से कवर्ड होता है, स्किन से कवर्ड होने की वजह से ब्लैकिश इन अपीयरेंस होगा या डार्क पिगमेंटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें ये यहाँ पे 2 कंपोनेंट हम देख रहे हैं इंटरनो एक्सटर्नल। एक जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग 3 तरह से हेमोरॉइड को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग इंटरनल हेमोरॉइड, एक्सटर्नल हेमोरॉइड और इंटरनो एक्सटर्नल हेमोरॉइड। ठीक है, इंटरनो एक्सटर्नल हेमोरॉइड के अंदर इंटरनल कंपोनेंट भी होगा और एक्सटर्नल कंपोनेंट भी होगा।
इंटरनल कंपोनेंट प्लम कलर का होगा, एक्सटर्नल कंपोनेंट ब्लैकिश होगा चूंकि स्किन से कवर्ड होता है। तो टाइप ऑफ द हेमोरॉइड्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इंटरनल हेमोरॉइड्स के अंदर, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स के अंदर और इंटरनल एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स के अंदर। इंटरनल हेमोरॉइड जैसे हमने बताया कि अगर हेमोरॉइडल बल्ज एबव द डेंटेड लाइन डेवलप हो रहा है, इस तरह के हेमोरॉइड को बोलेंगे इंटरनल हेमोरॉइड्स। अगर डेंटेड लाइन से बिलो हेमोरॉइडल बल्ज डेवलप हो रहा है, इस तरह के हेमोरॉइड को बोलेंगे एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। इंटरनल एक्सटर्नल हेमोरॉइड की कंडीशन में बोथ कंपोनेंट होगा, इंटरनल कंपोनेंट भी होगा और एक्सटर्नल कंपोनेंट भी होगा इसके अंदर। तो यहाँ जो हेमोरॉइड्स देख रहे हैं ये इंटरनल एक्सटर्नल हेमोरॉइड है। जो यहाँ एलिस फॉसेप्स से होल्ड किया स्किन कंपोनेंट, ये बेसिकली एक्सटर्नल हेमोरॉइड का कंपोनेंट है। जो अंदर प्लम कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इंटरनल हेमोरॉइड्स है। यानी इसको हम अगर इंटरनल कंपोनेंट भी है और एक्सटर्नल कंपोनेंट भी है, इस तरह के हेमोरॉइड को बोलते हैं इंटरनो एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। ये प्योरली एक्सटर्नल हेमोरॉइड है जहां पे टोटली ये कवर्ड किससे है, स्किन से कवर्ड है, बिलो द डेंटेट लाइन है। ये भी इंटरनल एक्सटर्नल हेमोरॉइड है, इसमें एक्सटर्नल कंपोनेंट भी है और इंटरनल कंपोनेंट भी है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे। क्लास यहीं तक।